सफेद झंडा लेके, संविधान की कॉपी लेके वहां क्या दिखाने का वो प्रयास कर रहे थे, मेरी समझ में नहीं आया। पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़ गए, एक अपराधों भी बनता है, और वहां से ऐसा नारे लगा रहे, ऐसा छाती पीट रहे जैसे बहुत बड़ी लड़ाई में जा रहे हैं। और 7 दिन के लिए देवेंद्र यादव को एक नए रिमांड पर भेजा गया है। इससे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री की करीबी अफसर सौम्या चौरसिया पर तो सर्वोच्च अदालत ने जमानत मांगने पर उल्टे 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया हुआ है। खिलाफत की जो बात कांग्रेस करती है कि हमारे खिलाफ में जांच एजेंसियां बैठाने का काम कर रही है भाजपा, और ये है वो है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है माननीय उच्च न्यायालय के जो ऑर्डर है, उसके निर्देश है, उससे इनके सभी प्रकार के आरोपों को माननीय उच्च न्यायालय ने और खारिज करते हुए एफआईआर ईसीआईआर रद्द करने के सभी मांग को खारिज कर दिया। और अत्यधिक धन अर्जित करे, लेकिन तत्कालीन सरकार में और बड़े नेता के रूप में अनवर ढेबर और अनिल टूटेजा के नेतृत्व वाले आपराधिक सिंडिकेट ने इन उद्देश्यों पर पानी फेर दिया। आज का विषय जो आपके माध्यम से और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं रखने जा रहा हूं, थोड़ा हम विगत पिछले 4-5 सालों में जो कांग्रेस की सरकार में व्यापक पैमाने पर, चाहे वो शराब की तस्करी का मामला हो, अवैध शराब का मामला हो, और उसमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने और लगातार, और महिला मोर्चा का भी एक बड़ा आंदोलन बिलासपुर में और प्रत्येक जिले में ये हुआ था, और इस विषय को लेकर जनता के बीच जाना आप लोगों के समक्ष बार बार आंदोलनों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने रखा था। हमने इस विषय को बार बार उठाया कि पिछली कांग्रेस की सरकार में संगठित होकर और जिस तरीके से व्यापक पैमाने पर शराब घोटाला हुआ था, और इस तरीके से जब इस पर एसीबी और ईओडब्ल्यू द्वारा विगत 17 जनवरी 2024 को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय राज्य में हुए शराब घोटाले के संबंध में एफआईआर दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। उस समय बहुत हाई तौबा मचाया गया। एफआईआर के अनुसार आबकारी विभागों की मुख्य जिम्मेदारियां जो शराब की आपूर्ति को बिल्कुल नियमित करना, अवैध शराब को रोकना, जहरीली शराब को पकड़ना, अवैध शराब की बिक्री किस तरीके से धड़ल्ले से हो रही थी, उसके संबंध में जो इसके उपयोग करता है और उनको गुणवत्ता पूर्ण शराब की पूर्ति सुनिश्चित करना, उसी तरीके से राज्य के राजस्व में और अत्यधिक धन अर्जित करे, लेकिन तत्कालीन सरकार में और बड़े नेता के रूप में अनवर ढेबर और अनिल टूटेजा के नेतृत्व वाले आपराधिक सिंडिकेट ने इन उद्देश्यों पर पानी फेर दिया। उन्होंने शराब नीति को अपनी सनक और पसंद के अनुसार व्यवस्थित रूप से बदल दिया और अपने लिए अधिकतम व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से और एक सिंडिकेट के रूप में काम करते हुए, और इसका जिस तरीके से भ्रष्टाचार की गर्त में ढकेल दिया, हमने समय समय पे इस बात को जब कहा आंदोलनों के माध्यम से, अगर ये देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पाद शुल्क नीति को वर्ष 2017 में ही संशोधित किया गया था। फरवरी 2017 में सीएस
एमसीएल को अपने स्टोरों के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष रूप से शराब की खुदरा बिक्री की जवाबदारी के साथ बनाया गया था। सीएसएमसीएल की स्थापना असली शराब उपलब्ध कराने के लिए, अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए, एमआरपी पर शराब उपलब्ध कराने की दृष्टि से इसका गठन किया गया था। इसका उद्देश्य बहुत अच्छा था। सीएसएमसीएल को एक अच्छे उद्देश्य के साथ शुरू किया गया। हालांकि राज्य सरकार में बदलाव के कारण सीएसएमसीएल का प्रबंधन बदल गया और यह सिंडिकेट के हाथों में चला गया। एक उपकरण की भांति सिंडिकेट ने इसका दुरुपयोग किया और इसका इस्तेमाल बिल्कुल समांतर व्यवस्था को लागू करने के लिए किया गया। इस सिंडिकेट में राज्य के वरिष्ठ नौकरशाह, राजनेता, उनके सहयोगी और उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारी शामिल। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि फरवरी 2019 में मैं नाम के साथ आज के इसमें आपके समक्ष रख रहा हूं अरुणपति त्रिपाठी, जो कि आईटीएस अधिकारी को सीएसएमसीएल का नेतृत्व करने के लिए सिंडिकेट द्वारा चुना गया। और बाद में मई 2019 में उस समय जो पूरा दबाव था अनवर ढेबर और उनके निर्देश पर उन्हें संगठन का प्रबंध निदेशक एमडी तक बना दिया गया। साजिश के हिस्से के रूप में अरुणपति त्रिपाठी को मेसर्स सीएसएमसीएल द्वारा खरीदी गई शराब पर एकत्रित रिश्वत कमीशन को अधिकतम करने और सीएसएमसीएल द्वारा संचालित दुकानों के माध्यम से गैर शुल्क भुगतान वाली शराब की बिक्री के लिए आवश्यक व्यवस्था को करने का यह काम उनकी ओर सौंपा गया था। अब ये निश्चित रूप से हम हमेशा इस बात को कहे, जब विपक्ष में हमने इस विषय को उठाया, इस पर तरह तरह की बातें तत्कालीन सरकार, कांग्रेस की सरकार में, कि इसमें ये भ्रम का वातावरण फैला रहे हैं और इस तरीके से जनता के समक्ष जब हम विषय ले जाते रहे लगातार, तो इसको अन्य तरीकों से भी झुठलाने का कि ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये सिद्ध हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और उस समय हमारे महिला मोर्चा व अन्य आंदोलनों के माध्यम से जिस विषय को हमने छत्तीसगढ़ के हित में, जनता के हित में उठाया, वो अब जाके सही सिद्ध हो रहा है और उस पर मुहर लगाई है हाई कोर्ट ने। ईओडब्ल्यू की जांच के दौरान इन्वेस्टिगेशन के बीच में यह पता चला कि छत्तीसगढ़ राज्य में एक आपराधिक सिंडिकेट काम कर रहा था जो शराब की बिक्री में अवैध कमीशन वसूल कर रहा था। यह जांच के अंश थे और सरकारी शराब की दुकानों के माध्यम से बेहिसाब शराब की अनधिकृत बिक्री भी यह सिंडिकेट के काम में शामिल था। ऐसा अनुमान है कि संदिग्धों द्वारा लगभग 2161 करोड़ की अपराध आय अर्जित की गई। ये जांच के विषय पे आया। जांच से पता और चला आगे कि सिंडिकेट ने छत्तीसगढ़ राज्य में 3 अलग अलग तरीकों से शराब की बिक्री से अवैध धन एकत्रित किया है। रिकॉर्ड रखने के लिए सिंडिकेट ने ही और अवैध परितोषण को मोटे तौर पर 3 भागों में भी वर्गीकृत किया। पहला भाग, छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री जो अधिकारी के लिए शराब आपूर्तिकर्ताओं से अवैध कमीशन लिया जाना। दूसरा, राज्य द्वारा संचालित ऑफ द रिकॉर्ड बेहिसाब अवैध देशी शराब की बिक्री, यह डिस्टिलर्स, होलोग्राम निर्माणकर्ता की सक्रिय भागीदारी से किया गया था। इसमें बोतल निर्माता, ट्रांसपोर्टर, जनशक्ति प्रबंधन और जिला उत्पाद शुल्क अधिकारी भी शामिल थे। तीसरा, डिस्टिलर्स द्वारा उन्हें कार्टेल संचालित करने और राज्य में बाजार हिस्सेदारी को आपस में विभाजित करने की अनुमति देने के लिए इसके लिए वार्षिक भुगतान या कमीशन, इसका भी भुगतान किया गया। और ईओडब्ल्यू द्वारा फर्ज दर्ज एफआईआर और विवेचना को जब संबंधितों ने, इस सिंडिकेट ने, जिसमें अनिल टुटेजा,
और यश टुटेजा, अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी, निरंजन दास, नितेश पुरोहित, इन सभी ने मिलकर माननीय हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की गई। हाईकोर्ट ने उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अभी 10 जुलाई 2024 को आदेश सुरक्षित रखा था। चीफ जस्टिस श्री रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने अपने आदेश दिनांक 20 अगस्त 2024 द्वारा आरोपियों द्वारा दायर की गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। माननीय न्यायालय द्वारा यह पाया गया, यह कहा गया कि संबंधित एफआईआर के अवलोकन के पश्चात यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी प्रथम दृष्टया अपराध का खुलासा नहीं किया गया है। इसके अलावा जांच के दौरान यह फाइंडिंग है, एकत्र की गई सामग्री से यह पता चलता है कि अभियुक्तों याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अपराधों की प्रकृति से राज्य के खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। यह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है। और अपराध की अनुमानित आय लगभग 2161 करोड़ है। एफआईआर में नौकरशाहों, राजनेताओं, व्यापारियों और अन्य व्यक्तियों सहित 70 नामित व्यक्ति हैं और वर्तमान में यह एक संगठित अपराध का मामला, यह सभी उसी के अंश है। माननीय न्यायालय के द्वारा जो इसमें निर्णय जो इस याचिका के उसमें दिया गया कि एफआईआर में नौकरशाहों, राजनेताओं, व्यापारियों और अन्य व्यक्तियों सहित 70 नामित व्यक्ति हैं और वर्तमान में यह एक संगठित अपराध का मामला है जिसे जांच एजेंसियों द्वारा तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने की जरूरत है। एक और विषय इसी के अंतर्गत कि राज्य पुलिस प्रतिवादी राज्य एसीबी, ईओडब्ल्यू या ईडी की कोई भी कार्रवाई पीएमएलए के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन या सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं पाया गया। शराब घोटाले में पिछले दिनों माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के एक महत्वपूर्ण फैसले में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार द्वारा किए गए घोटाले की कली एक बार फिर खोल दी है। इस फैसले से भाजपा द्वारा लगाया गया जो आरोप, हमेशा हमको कहा जाता था कि हम पर आरोप लगा रही है भाजपा, विपक्ष में है और इसलिए हम पर ये झूठे आरोप कर रही है, उसकी भी पुष्टि होती है। बिलासपुर उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में 6 याचिकाएं ईडी के खिलाफ जबकि 7 याचिकाएं ईओडब्ल्यू व एसीबी के खिलाफ दायर की गई थी। याचिकाओं में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में ईडी की पुनः की जा रही कार्रवाई और ईओडब्ल्यू व एसीबी की ओर से दर्ज एफआईआर को और जो चुनौती उनको देते हुए उन्होंने खारिज कराने की मांग की थी याचिकाकर्ताओं ने। माननीय कोर्ट ने अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा, यश टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी समेत अन्य आरोपियों द्वारा जांच एजेंसियों के खिलाफ दायर कुल 13 याचिकाओं को एक साथ खारिज कर दिया। माननीय कोर्ट ने अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा, यश टुटेजा और इन सभी के द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं के में जो फाइंडिंग में जो उन्होंने निर्देश दिया है, ये सब मैंने आपके आज की इस प्रेस में आपके समक्ष रखा है। और साथ ही न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्पष्ट तौर पर भी कहा है कि यह मतलब किस तरीके से यह संगठित अपराध था, किस तरीके से मिलजुल कर इस अपराध को और घोटाले को अंजाम दिया गया। न्यायालय ने ईडी, एसीबी, ईओडब्ल्यू आदि की जांच आदि के काम में किसी भी तरह की अनियमितता के तमाम आरोपों को भी खारिज किया है। एक बार यही साबित होता है इससे कि कांग्रेस अपने अपराधों को छिपाने के लिए ये जो बार बार ईओडब्ल्यू, एसीबी और ये सारे जांच एजेंसियों के
खिलाफत की जो बात कांग्रेस करती है कि हमारे खिलाफ में जांच एजेंसियां बैठाने का काम कर रही है भाजपा और ये है वो है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है माननीय उच्च न्यायालय के जो ऑर्डर है, उसके निर्देश है, उससे इनके सभी प्रकार के आरोपों को माननीय उच्च न्यायालय ने और खारिज करते हुए एफआईआर ईसीआईआर रद्द करने के सभी मांग को खारिज कर दिया। अब सवाल केवल शराब घोटाले का नहीं है, इसी तरीके के कई घोटाले समय समय पे हमने विगत 5 वर्षों में, और इसको जनता के सामने भी रखा, आपके समक्ष भी प्रस्तुत किया है, आंदोलनों के माध्यम से, धरना प्रदर्शनों के माध्यम से, चाहे वो कोयला का घोटाला हो और बलौदा बाजार उपद्रव की तक, जिसमें कांग्रेस विधायक की संलिप्तता और उनकी जमानत याचिका भी खारिज हुई है, और 7 दिन के लिए देवेंद्र यादव को एक नए रिमांड पर भेजा गया है। इससे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री की करीबी अफसर सौम्या चौरसिया पर तो सर्वोच्च अदालत ने जमानत मांगने पर उल्टे 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया हुआ है। इस तरीके से माननीय उच्च न्यायालय का एक जो आदेश है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि हमने समय समय पर 2116 करोड़ के घोटाले की जो बात और उसके संबंध में जो बलौदा बाजार घटना में मैं तो देवेंद्र यादव का पड़ोसी हूं, ऐसा वहां स्थिति पैदा कर रहे थे जैसे आजादी की लड़ाई जीत गया है। सफेद झंडा लेके, संविधान की कॉपी लेके वहां क्या दिखाने का वो प्रयास कर रहे थे, मेरी समझ में नहीं आता। पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़ गए, एक अपराध वो भी बनता है, और वहां से ऐसा नारे लगा रहे, ऐसा छाती पीट रहे जैसे बहुत बड़ी लड़ाई में जा रहे हैं। तो इस तरह के कृत्य करने वाले कानून के शिकंजे में है, और कानून कभी नहीं छोड़ेगा नहीं, तभी छत्तीसगढ़ को इंसाफ मिलेगा। जी, इसमें से कुछ पूछ रहे थे। सचिन पायलट जी का दौरा है, देवेंद्र यादव से जो है जेल में मुलाकात भी करने वाले घोटालों की बात आप कर रहे हैं, कोयला घोटाला में भी उनका जो है नाम सामने आएगा। देखिए, यही बात अभी आदरणीय सांसद जी ने कही, उसी को मैं आगे बढ़ाते इस प्रश्न के जवाब में कहूंगा कि जो छत्तीसगढ़ में इन सब